हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल में यहाँ पर हर साल हज़ारों बच्चे रिजेक्ट होते हैं कुछ कारणों से। सबसे पहला जो कारण आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्ट करते हैं। दूसरा कारण आपका हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और तीसरा हो गया कि आपके 10th के मार्कशीट में जो डिटेल है, आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है, ठीक है, और जो फॉर्म में आप डिटेल भरते हो अगर वो मिसमैच करता है तो इसके कारण भी बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी कारणों को आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे सोचते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन देखिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, आपसे ये नहीं बोला जाता जब आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरिएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सिर्फ ये पूछेगा कि क्या आप जनरल से हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, एससी से, एसटी से या ईडब्ल्यूएस से, बस ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप फिल कर देते हो कि हाँ हम ओबीसी से हैं या हम एससी एसटी से, आप ये चीज़ बस फिल कर देते हो, या हम जनरल कैटेगरी से हैं। तो इनमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनमें से आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको सिर्फ मांगा जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं कि हाँ मैं भारत का निवासी हूँ और मैं भारत में जो है इस स्टेट में रहता हूँ, ठीक है, और इस जिला में रहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बिहार में रहते हैं, ठीक है, तो बिहार में आप रहते हैं तो वहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा ना जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी के बच्चे के पास भी ये चीज़ होना चाहिए। तो चलिए अब इसको साइड कर देते हैं। ये चीज़ मैंडेटरी है, आपके पास होना चाहिए, आपका बना हुआ होना चाहिए। अब आता है यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनके लिए अलग अलग नियम है। ठीक है, तीनों के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तीनों चारों के लिए यहाँ पर अलग अलग नियम है। चारों का नियम मैं बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। देखिए, ये एसएससी सीजीएल का बुक है जो कि आपका लेटेस्ट ईडीक्यूटी पैटर्न पर है, क्योंकि ईडीक्यूटी एग्जाम कराती है यहाँ पर, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन का है। इस बुक की खास बात क्या है इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। इसमें आपको देखने को मिलता है 2500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बुक में अगर आप यहाँ पर नीचे चलिएगा, चक्षु प्रकाशन का ये बुक में, तो आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो सभी बुक में क्वेश्चंस के आंसर तो दिए रहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पर आंसर दिखा। तो जैसे आंसर दिखा कि 1 का डी है, 2 का सी है, तो ये तो सभी बुक में आपको दिखता है। लेकिन एसएससी सीजीएल का ये जो चक्षु प्रकाशन का बुक है, इसमें आपको एक खास चीज़ दिखता है, डिटेल में आंसर, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए, अगर आप किसी बुक से पढ़े उसमें डिटेल में आंसर दिया तो वो बुक काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि 6 का डी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। नीचे आप चलिए तो हर जितना भी क्वेश्चन है सबका डिटेल में आंसर दिया है। जैसे 10 नंबर का आपका नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप यहाँ पर डिटेल में आंसर देख सकते हैं कि अच्छा ये है, और उससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल में जो है आप यहाँ पर देखिएगा जितने भी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट को कवर करता है। आपको यहाँ पर जो है पूरा जो प्रैक्टिस पेपर होता है, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है। इसी बुक से आप पूरा प्रैक्टिस करके जा सकते हैं और एसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल का चक्षु प्रकाशन का ये जो बुक है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए, कैसे कैसे बना हुआ होना चाहिए, और सेंट्रल लेवल ही क्यों बना हुआ होना चाहिए। देखिए, एसएससी सीजीएल जो है हमारा, ध्यान से समझिएगा, एसएससी सीजीएल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो इसलिए इसमें क्या मांगता है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मांगता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। और ये लोग यहाँ पर साफ साफ लिख के रखे हैं, ठीक है, इन्होंने ये भी लिख दिया है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा। ठीक है, आपका जो फॉर्म अप्लाई का क्लोजिंग डेट होगा ना, लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिए मैं इसे सर्कल कर देता हूँ, आपको अच्छा से दिख जाएगा। मतलब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। अगर लास्ट डेट से पहले नहीं बनता है तो या तो वे लोग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे या जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अब मेनली अगर यहाँ पर देखें तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, तो ओबीसी वाला करंट चाहिए। ठीक है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका करंट वाला होना चाहिए। एससी एसटी पुराना भी चलेगा, एससी एसटी अगर 1 साल 2 साल पुराना है चलेगा, 3 साल भी पुराना है तो चलेगा। ईडब्ल्यूएस जो है पिछला साल का लगता है, ठीक है, जो पिछला आपका करंट ईयर था उसका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है कि पिछला फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या था। अब ये जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं इसमें आपका ज़मीन का भी कागज़ लगता है। ठीक है, आपका जो ज़मीन होता है यहाँ पर, या तो इंडिया में आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन होगा, ठीक है, या तो आपके पास दान पत्र वाला ज़मीन होगा, या तो खास महल ज़मीन होगा।
अब इसमें बहुत बच्चे कमेंट करेंगे कि हम रेंट पर रहते हैं, हमारे पास कोई ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि हम रेंट पर रहते हैं, मेरे पास कोई ज़मीन ही नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि नहीं, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाने में कोई ज़मीन का कागज़ लगता ही नहीं। लगता है। देखिए, रजिस्ट्री ज़मीन के लिए जो आप रसीद कटवाते हैं, जो आप टैक्स भरते हैं, या दान पत्र ज़मीन के लिए जो आप टैक्स भरते हैं, या खास महल ज़मीन के लिए जो टैक्स भरते हैं, वह टैक्स का जो रिसिप्ट होता है, जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है तो वह लगता है। ठीक है, वह आपका यहाँ पर लगता है, और इसी से आप यहाँ पर लगा लीजिए ना, आप जो निवास प्रमाण पत्र देते हैं ना, निवास प्रमाण पत्र देते हैं, उसी से वो लोग ये वाला रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। अब इस केस में क्या होता है ना कि अगर आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बड़ा आराम से बन जाता है, घर बैठे भी बहुत बच्चा अप्लाई कर लेता है। लेकिन दिक्कत होता है दान पत्र और खास महल वाला ज़मीन को, कि जिनके पास दान पत्र या खास महल ज़मीन है उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत होता है। तो ये भी बनता है, ये भी लीगल प्रोसेस से बनता है, कोई दिक्कत नहीं होता, लीगल प्रोसेस से बनता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ये आपका मान के चलिए तो ये आपका 10 दिन के अंदर बन जाएगा। लेकिन आपका दान पत्र और खास महल ज़मीन का से अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको मान लीजिए कि महीना भर लग जाता है, 30 दिन लग जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत बच्चा क्या करता है, दलाल के पास जाता है। ध्यान से समझिएगा, दलाल के पास जाता है। अब मान के चलिए एक बच्चा है जिसके पास यहाँ पर खास महल ज़मीन है या दान पत्र ज़मीन है। ठीक, अब उसको जल्दी से बनवाना है, फॉर्म भरने से पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वही क्या किया, वही चला गया दलाल के पास। दलाल बोला अच्छा हमको 3,000 रुपया दो, हम तुमको 5 दिन में बना के दे देंगे। अब दलाल क्या करता है, इसके पास तो खास महल या दान पत्र ज़मीन है। दलाल क्या करेगा, उसी के मोहल्ला में किसी के पास रजिस्ट्री ज़मीन होगा ना, उसी के एरिया में आसपास में, तो उसी के दूसरे के रजिस्ट्री ज़मीन के कागज़ पर इस बच्चे का बेचारा का कास्ट सर्टिफिकेट बना देगा। आपको पता है कि ज़मीन के कागज़ में आपके पापा का नाम रहता है, पापा के बाद आपका दादा का, परदादा का, सबका नाम यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि इनके नाम पर ज़मीन था, फिर इनको ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो जब आपका चेकिंग होगा, जॉब लगने के बाद भी, जब आपका जॉब लग जाता है तो आपके घर पर चेकिंग आता है। जब चेकिंग होगा तो वो कागज़ जब चेक किया जाएगा तो देखिएगा ये कागज़ जो रजिस्ट्री ज़मीन का जमा किया है तो किसी और का, उसमें तो किसी और का पापा का नाम, दादा का नाम, तो इस केस में जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। बहुत लोगों का तो इसके कारण जॉब गया है, और बहुत लोगों का तो ऐसा है कि 1-2 साल जॉब कर लिए, जॉब लगने के बाद जब चेकिंग में पकड़ाए हैं तो पूरा पैसा वापस करना पड़ गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ से बचिएगा। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर ये सब चीज़ समझा के कोई नहीं बताने वाला आपको एक एक स्टेप। अब आता है आपका 10th का मार्कशीट। ये एकदम रामबाण है, आपका 10th का मार्कशीट में एक भी गलती नहीं होना चाहिए। आपका नाम से लेके आपका पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी मम्मी का नाम, कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। 10th का मार्कशीट से ही मैच करता है यहाँ पर फॉर्म को, कि फॉर्म में जो डिटेल भरे हैं वो 10th का मार्कशीट से मैच कर रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ आधार कार्ड। ये तीनों का जो डिटेल है सेम होना चाहिए। जो 10th के मार्कशीट में डिटेल है, जो आधार कार्ड में डिटेल है, वही आपको फॉर्म में भरना है, पूरा मैच करना चाहिए। और ये चीज़ लिखा हुआ भी रहता है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ रहता है। इस चीज़ को लेके यहाँ पर एसएससी इस बार बहुत सख्त है, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है। अब मेनली अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, तो एसएससी सीजीएल अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो चलिए नीचे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस बार थोड़ा सेक्शनल टाइमिंग आ गया, आपको ये चीज़ पता होगा पहले से, लेकिन इसका हम तोड़ बताते हैं कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो अगर सेक्शनल टाइमिंग आया है तो इतना तो समझ जाइए कि जैसे रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा, 25 क्वेश्चन खुलेगा, तो ये 15 मिनट के लिए खुलेगा। उस समय आप कोई दूसरा सेक्शन टच नहीं कर सकते। 15 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। मान लो कि तुमको मन किया कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत टिक कर दिए थे, उसको सही करने के लिए जाएँ, तो 15 मिनट के बाद वो सेक्शन आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको एक चीज़ लेके चलना है कि रीजनिंग में जैसे 25 क्वेश्चन है, तो आपको जैसे पहला क्वेश्चन बना है, बन गया, दूसरा बना है, बन गया, तीसरा भी बना है, बन गया, चौथा पाँचवा आपको नहीं आता है, तो इसमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, छोड़ दीजिए सीधा। क्योंकि एक तो करिएगा तो नेगेटिव मार्किंग कटेगा, 0.50 का नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आधा नंबर का है, तो छोड़ दीजिए। 7वां नंबर आ रहा है बनाइए, 8 बनाइए, 9, 10, 11 तीनों नहीं आ रहा है, तो उसमें लालच नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोड़ दीजिए। तो ऐसे अगर आप बनाइएगा तो 25 में से कम 20 क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, अगर अच्छा से पढ़ के गए हैं सही तो। ठीक है, क्योंकि कटअप भी कितना जाता है मैं आपको बता दूंगा टियर 1 के लिए, तो ये टियर 1 का ही बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको सभी सेक्शंस में करना है। जनरल अवेयरनेस में बच्चा को यहाँ पर लालच आता है, जैसे 25 क्वेश्चन देख रहा है ना, 25 में से ये लोग या तो 22 टिक कर देगा या पूरा 25 टिक कर देगा, क्योंकि सिर्फ टिक करना रहता है, तुक्का लगाता है जनरल अवेयरनेस में बच्चा लोग। वही चीज़ आपको नहीं करना है, जितना आता है उतना ही टिक कीजिए। तुक्का लगाना भी है तो 1-2 से ज़्यादा मत लगाइए, कितना 1 या 2 से ज़्यादा तुक्का नहीं लगाइए, ताकि आपका ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं कटे। अब इसमें अगर आप कटअप देखिएगा हर साल का, तो एक अंदाज में देता हूँ, जनरल 160 प्लस टारगेट करके चलेगा तो सेफ रहेगा। अगर ओबीसी है तो ओबीसी 155 प्लस टारगेट करके चलेगा तो सेफ रहेगा। अगर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका 145 प्लस है, कितना 145 प्लस आपको टारगेट करके चलना चाहिए, तब आप सब सेफ रहेंगे। ये टियर 1 के लिए इसका कट ऑफ आप जैसे ही क्वालिफाई करते हैं
आप टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए चल जाते हैं। एक तरह से इसको आप मेंस एग्जाम भी बोल सकते हैं, और इसी पर मेरिट बनता है। मेन यही हुआ, इस पर अब मेरिट बनेगा। इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन 1 है जिसमें आपका मैथ है, मैथ में 30 क्वेश्चन है, और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का है। आपका टीयर 1 में हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का था, 2 मार्क्स का था। तो आपका 100 क्वेश्चन इंटू 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब यहाँ हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहाँ पर आपका मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल 60 गुना 3 180 मार्क्स का एग्जाम हुआ। लेकिन इसमें भी इन्होंने ट्विस्ट दिया है सेक्शनल टाइमिंग का, कि 30 मिनट आपका मैथ के लिए रहेगा, देखिए, और 30 मिनट रीजनिंग के लिए रहेगा। मतलब 30 मिनट में मैथ बंद हो जाएगा, 30 मिनट में रीजनिंग बंद हो जाएगा। लेकिन पहले कैसे होता था, बच्चा लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। मान लीजिए कि मेरा मैथ ख़राब है, मैथ वीक है, तो हमको पूरा अगर 60 मिनट मिलता तो हम पूरा 60 मिनट इसमें देते ना, इसका हम 10 को बनाते, पूरा 60 मिनट हम पूरा 30 को रीजनिंग बना लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। अब हमको मैथ के लिए यहाँ पर 30 मिनट मिलेगा। 30 मिनट हमको मैथ नहीं भी आता है तो हमको बैठे रहना पड़ेगा, फिर मैथ का सेक्शन बंद होगा, फिर रीजनिंग का खुलेगा। ये काफ़ी ख़राब चीज़ कर दिया गया है एसएससी के द्वारा, ठीक है, एसएससी सीजीएल एग्जाम में। अब यहाँ पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को देखिए। इंग्लिश के लिए इन्होंने बोला है कि हम 1 घंटा में इंग्लिश के लिए 40 मिनट देंगे। मतलब इंग्लिश का जो 45 क्वेश्चन है उसके लिए बनाने के लिए आपको 40 मिनट मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस के लिए 15। तो चलिए ये ठीक है, जनरल अवेयरनेस आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बना लेंगे, और इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट मिल रहा है 45 क्वेश्चन के लिए, ये भी अच्छा है। यहाँ भी 70 गुना 3 210 मार्क्स, टोटल जो हो गया 70 क्वेश्चन हो गया। और यही दोनों पर मेरिट बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका ये सेक्शन 2 है ना यहाँ पर, और सेक्शन 1, इसी दोनों पर मेरिट बनता है। ये कंप्यूटर जो है ना, ये क्वालिफाइंग है। ये 20 क्वेश्चन है, 20 गुना 3 60 मार्क्स, ये क्वालिफाइंग है। इसमें बस आपको क्वालिफाई कर जाना है, और उसी दिन जिस दिन मेंस होगा उसी दिन आपका टाइपिंगो ले लेगा। ये तो दुनिया का सबसे ख़राब काम कर रहा है। बच्चा को मेंस एग्जाम का प्रेशर रहेगा, और उसी दिन आपका यहाँ पर टाइपिंग भी ले लेगा। बहुत बच्चा तो इसमें टाइपिंग में फेल हो जाता है, पूरा बेचारा पढ़ाई करके जाता है और टाइपिंग में यहाँ पर फेल हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर पूरा वो रिजेक्ट हो जाता है। उसको शुरू से शुरुआत करना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर करना चाहिए कि कोई बच्चा टाइपिंग में फेल कर जाता है तो उसको एक चांस यहाँ पर देना चाहिए, या मेंस में टाइपिंग को नहीं रखना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए 1 महीना बाद, ताकि बच्चा को कुछ समय मिले यहाँ पर। अब मेनली अगर हम देखें तो मेरिट यहाँ पर मेंस में आप देखिएगा तो कितना मार्क्स पर बन रहा है। यहाँ पर 180 नंबर हो गया, और यहाँ पर 210 हो गया। तो आप जोड़ लीजिए 180 और 210, अगर आप इसको यहाँ पर जोड़िएगा तो ये आपका कितना हो जाता है। यहाँ पर ये 0 हो गया, ये आपका 180 था, ये 210 था ना, 8 है 1 9 2 1 3 390 नंबर में से आपका मेरिट बनता है। और यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरी का मान के चलें कि 390 में से आपका कितना जाएगा, तो मान के चलिए कि आपका 315 के आसपास, कितना 315 के आसपास कट ऑफ। लेकिन हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। एसएससी सीजीएल में आप देखिएगा कि बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है, बहुत सारा पोस्ट है, तो सभी पोस्ट के लिए जो है अलग अलग आपका यहाँ पर कट ऑफ जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर आप पोस्ट जो देख रहे हैं, तो आपका ये जो एएसओ का पोस्ट है तो इसमें आईबी के लिए अलग कट ऑफ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट में एएसओ है तो उसका अलग कट ऑफ जाएगा। फिर नीचे आप किसका कम कट ऑफ जाता है, ठीक है, आपको ऐसा चाहिए कि सिर्फ एसएससी सीजीएल में नौकरी लग जाती है। जो पे लेवल 4 वाला आप पोस्ट सब देख रहे हैं ना, इसमें आप भरिएगा, इसका कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। ग्रुप सी पोस्ट जो है इसका थोड़ा कम कट ऑफ जाता है, कम कट ऑफ पर सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहीं पर हाइप का ऑप्शन होगा, ठीक है। कमेंट को लेफ्ट साइड स्लाइड कीजिएगा ना, वहाँ हाइप का ऑप्शन होगा। वीडियो को अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर आपको कोई भी डाउट है, जैसे कि एसएससी सीजीएल में पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरें, एसएससी सीजीएल में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको 1 से 2 दिन के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा एसएससी सीजीएल का तो उसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दूंगा।